सभी को नमस्कार। मैं पंकज कुमार ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मन में विचार आया एक नई यात्रा की शुरुआत की जाए। अब तक मैंने जितनी यात्राएं की हैं वो अपने मित्रों के साथ की हैं, क्योंकि आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि अकेले की जो यात्रा होती है वो बहुत ही नीरस और उबाऊ होती है। इसलिए मैंने अपनी इस नई यात्रा को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप सभी मित्रों के साथ मिलकर शुरू करने का निर्णय लिया है। मित्रों, यह यात्रा मेरे लिए पूर्णतः आनंदानुभूति के लिए है, लेकिन अन्य ऐसे मेरे मित्र विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का विचार बना रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना अभी प्रारंभ ही किए हैं, उनके लिए यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैंने यह यात्रा शुरू करते समय सोचा कि इस यात्रा को सिर्फ हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी के मित्रों तक ही सीमित न रखा जाए। इस यात्रा को विशाल बनाया जाए। इस यात्रा में जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं, जो हिंदी विषय नहीं पढ़ते हैं, जो अन्य विषय के लोग हैं, जो अन्य विषय के मित्र हैं, जो अन्य विषय के विद्यार्थी हैं, जो अन्य विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो मित्र हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हो जाएं। वो भी इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा का लाभ उठाएं। इसलिए मैंने जो सबसे पहले जो विषय चुना है वो सामान्य हिंदी चुना है। सामान्य हिंदी, जहां से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सभी विषय के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने सामान्य हिंदी का चयन किया है। तो आइए मित्रों, हम सभी मिलकर इस नई यात्रा का आरंभ करें और आनंद उठाएं। तो सबसे पहले हम आते हैं सामान्य हिंदी में भी। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वो व्याकरण का लिया है। व्याकरण, यहाँ पे जो 3 शब्द आप लोगों को दिख रहे हैं, मुझे भली भांति पता है, परिचित हूं मैं कि आप सभी मित्र, आप सभी विद्यार्थी इन तीनों शब्दों से भली भांति परिचित हैं, चाहे वो सामान्य हो, चाहे हिंदी हो, चाहे व्याकरण हो। लेकिन मुझे तो यात्रा की शुरुआत करनी है ना कहीं से तो शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों शब्दों से ही शुरू कर रहा हूं ताकि हमारी यात्रा और आसान हो जाए। तो यहाँ पे जो सामान्य शब्द है, इसे मुझे लगता है सारे विद्यार्थी, सारे मित्र मेरे भली भांति परिचित हैं। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी है, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन हिंदी के नामकरण की जो कहानी है वो बहुत रोचक है। कैसे? जैसे गांव में किसी के घर अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नामकरण करने के लिए पूरे पड़ोसी पहुंच जाते हैं, पूरे आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उसका नामकरण कर देते हैं। कोई चिंटू करता है, कोई मिंटू करता है, कोई सिंटू करता है, कोई गोलू करता है, कोई पप्पू करता है, कोई गप्पू करता है। जिसको जितनी समझ है उसी के अनुसार उसका वो नामकरण कर देता है। ठीक यही हिंदी के साथ हुआ। हिंदी का जो जन्म है, हिंदी का जन्म उत्तर भारत में होता है, उत्तर भारत में। लेकिन इसका जो नामकरण है वो ईरानियों द्वारा किया जाता है। हिंदी का जो नामकरण है वो ईरानियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले ईरान में जो हिंद शब्द है, जो हिंद महासागर में के आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, जो हिंद शब्द में एक विशेषण प्रत्यय लगाकर, एक विशेषण प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। किसका? हिंदी का। हिंदी। ईरान में सबसे पहले हिंद शब्द में एक विशेषण प्रत्यय लगा करके एक नए शब्द का निर्माण होता है। कौन सा शब्द होता है? हिंदी। बाद में यह हिंदी शब्द हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। क की जगह ग का उच्चारण होने लगता है।
कालांतर में धीरे धीरे जो अंतिम जो व्यंजन है, जो कै व्यंजन है, ये विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बचता क्या है? सिर्फ हिंदी। कालांतर में ईरान में जो ग शब्द है, जो ग व्यंजन है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। बचता क्या है? वो विलुप्त हो जाता है। बचता क्या है? हिंदी। ईरानियों द्वारा प्रारंभ में जो ये हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया जाता था, वो आज जिस रूप में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं उस रूप में नहीं किया जाता था। प्रारंभ में ईरानियों द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग देशबोधक के रूप में किया जाता था। देशबोधक के रूप में जो हिंद के रहने वाले जो लोग थे, जो देशवासी थे, उनके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? कालांतर में प्रयोग होते 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 हिंदी आज क्या बन गई है? जो हिंदी है वो बोलियों के समूह के रूप में जानी जाने लगी है। आज की जो हिंदी है, जिस हिंदी को हम जानते हैं, जिस हिंदी को हम समझते हैं, जिस हिंदी को हम पढ़ते हैं, वो हिंदी नहीं है जो ईरानियों द्वारा प्रयोग की जा रही थी देशबोधक के लिए। आज की हिंदी क्या हो गई है? बोलियों के समूह के रूप में प्रयोग की जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि जो हिंदी शब्द है, इसका निर्माण सिंधी से हुआ है। जो ईरान के जो लोग थे, वो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सिंधी कहते थे। क्योंकि ईरान में ईरानी जो लोग थे, वो स का उच्चारण नहीं करते थे। जो स है, जो स वर्ण की जगह वो लोग है वर्ण का उच्चारण करते थे। इसलिए ये सिंधी को हिंदी में उच्चारण करते थे। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हिंदी का विकास सिंधी से हुआ है। अब आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण वि धन आ धन करण, इनसे मिलके व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। वि धन आ धन करण, इससे मिलकर के व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। अब प्रश्न उठता है, क्या भली भांति समझना? क्या है जो हमें भली भांति समझना चाहिए? इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तब हम समझ पाएंगे कि जो व्याकरण में बात कही गई है, जो उसका अर्थ है कि भली भांति समझना, तब हम समझ पाएंगे कि क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा शास्त्र होते हैं ना, बहुत सारे शास्त्र होते हैं, उसी तरह जो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें क्या होता है? जो शब्द होते हैं, इनके जो शुद्ध रूप होता है, शब्दों के शुद्ध रूप और इनके प्रयोग के जो नियम होते हैं, उन्हीं का निरूपण होता है। कहां पे? व्याकरण में। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझने के लिए एक और परिभाषा मैं आपको देता हूं कि व्याकरण में क्या है? व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। तो नियम, व्याकरण में कौन से नियम होते हैं? ऐसे कौन से नियम होते हैं? तो व्याकरण में वे नियम होते हैं, व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों द्वारा, जो शिष्ट जन हैं, शिष्ट जनों द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। वे नियम व्याकरण में हमें समझाए जाते हैं। तो हमें व्याकरण में क्या भली भांति समझना होता है कि जो शब्दों का जो शुद्ध रूप है और उसका जो प्रयोग है, उसके जो नियम हैं, उन नियमों को हमें भली भांति समझना होता है। शिष्ट जनों द्वारा जो नियम स्वीकार कर लिए गए हैं, जो ग्रहण कर लिए गए हैं, उन नियमों को हमें भली भांति समझना होता है। किसमें? व्याकरण में।
शायद अभी आप लोगों को समझ में ना आया हो व्याकरण क्या है। समझाने के लिए कामता प्रसाद गुरु जी की एक परिभाषा है, शायद उससे आप लोग समझ में आ जाए। वो कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि जो भाषा है, भाषा इसका जो निर्माण होता है वो वाक्यों से होता है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है और जो वाक्य है, वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है। कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि जो भाषा है उसका निर्माण वाक्यों से होता है और जो वाक्य है उसका निर्माण शब्दों से होता है और जो शब्द है उसका जो निर्माण है मूल ध्वनियों से होता है। तीन चीजें आई हैं, वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि वाक्यों का निर्माण, भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण मूल ध्वनियों से होता है। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के अंग हैं। कहते हैं कि ये जो वाक्य है, शब्द है और जो मूल ध्वनियां हैं, यही क्या है, भाषा के अंग हैं। और कहते हैं कि जो व्याकरण है, व्याकरण में वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां, इन्हीं तीनों के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन और विवेचन किया जाता है। मतलब कि जो वाक्य है, शब्द है, मूल ध्वनियां है, इन्हीं का विवेचन कहाँ किया जाता है, व्याकरण में किया जाता है। इनके शुद्ध रूप का कैसे प्रयोग किया जाएगा, इन्हीं सारी चीजों को भली भांति समझना होता है हमें, किसमें, व्याकरण में। मुझे लगता है कि व्याकरण क्या है, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, व्याकरण किसे कहेंगे, आप लोगों को समझ में थोड़ी बहुत आ गई होगी। अब व्याकरण में हम क्रमवार चलेंगे। व्याकरण में भी सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ध्वनि संरचना। ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना या वर्ण संरचना या वर्णमाला। ध्वनि संरचना, वर्ण संरचना, वर्णमाला। संरचना, संरचना किसे कहेंगे, संरचना किसे कहेंगे, संरचना का अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से रचना या एक क्रमबद्ध रचना, एक क्रम से किसी चीज की रचना कर देना या व्यवस्था के साथ उसको कहीं पे रख देना, निर्माण कर देना, रचना कर देना, क्या कहलाता है, संरचना कराता है। जैसे अगर मकान का हमें निर्माण कराना है तो मकान क्या होगा, एक व्यवस्थित क्रम में उसका निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले नींव पड़ेगी, फिर दीवार बनेगी, फिर छत लगेगी, फिर उसके ऊपर छत लगेगी, जो एक सामान्य सा नियम है, एक व्यवस्थित क्रम है। उसी तरह से संरचना का अर्थ होता है व्यवस्थित क्रम से किसी चीज की रचना कर देना। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे आया ध्वनि, वर्ण, इन सब के शब्दों का अर्थ जान लेना हमें बहुत जरूरी है। ध्वनि, दूसरा है वर्ण, एक और आता है अक्षर। इन तीनों का अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। इसका तो सामान्य रूप में सबको पता है कि ध्वनि कहते हैं किसे हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, जो मानव मुख से उच्चरित होने वाली जो प्राण वायु है, जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जिसे छिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं, जो हमारे कर्णेंद्रियों का जो विषय है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की सामान्य सी परिभाषा है, ध्वनि तो सबकी होती है, ताली बजती है, पंखा चलता है, सबकी आवाज होती है। लेकिन जो व्याकरण में जो प्रयुक्त होगी, व्याकरण में जो प्रयुक्त होने वाली जो ध्वनि होगी, जो वो क्या कहलाएगी, जो मानव मुख से निकलेगी, जिसमें सार्थकता होगी, जो कर्णेंद्रियों का विषय होगी, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। अब आ जाते हैं वर्ण किसे कहेंगे। इन दोनों में सबसे ज्यादा समस्या आती है, आप लोगों को भी आ रही होगी
आई भी होगी, शायद आप लोगों को हल मिल गया होगा, लेकिन मुझे बहुत लंबे समय के बाद जाकर के इन दोनों का अर्थ समझ में आया, इन दोनों में अंतर समझ में आया। तो वर्ण किसे कहेंगे? सीधे सीधे क्या कहेंगे? ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सीधे सीधे जो हम ध्वनियों को हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कह देते हैं। एक और, जो भाषा में जो प्रयुक्त हुए जो शब्द हैं, उन शब्दों में आई हुई प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए, जो भाषा में जो प्रयुक्त हुए जो शब्द हैं, उन शब्दों में आए हुए प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह का निर्धारण कर देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। एक वर्ण की तो सामान्य परिभाषा है कि जो ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन एक और परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं कि जो भाषा में आए हुए जो शब्द हैं, उन शब्दों में आई हुई प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्हों का निर्धारण कर देना ही क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। जैसे शब्द में आया कमल, इसमें तीन वर्ण आए कमल, इनका अलग अलग इनका चिन्ह निर्धारित कर दिया है कि जो क आया इसके लिए क्या चिन्ह होगा, मैं आया इसके लिए क्या चिन्ह है, ल आया इसके लिए क्या चिन्ह है। इसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब अक्षर किसे कहेंगे? अक्षर को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके जो शब्द है इसके अर्थ को समझना होगा, इसे तोड़ना होगा। ये जो है इसमें अ उपसर्ग लगा है, इसमें क्षर धातु में, क्षर मूल शब्द में जो है इसमें अ उपसर्ग लगा है। क्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण हो जाए, जो नष्ट हो जाए, जो समाप्त हो जाए, टूट जाए, जो खंडित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? क्षर। ए का अर्थ होता है लग जाता है तो क्या होता है? रहित, जिसको हम तोड़ ना सके, जिसका क्षरण ना हो सके, जिसे खंडित ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। अब इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। कैसे? कि जैसे अगर ये मैंने लिखा क, इसे हम तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। कैसे? हलंत लगा के यहाँ पे स्वर लिख करके हम इसे खंडित कर सकते हैं, खंड इसके कर सकते हैं। लेकिन अब इसको जो हलंत वाला जो क है, इसे हम इससे छोटा नहीं कर सकते, इसे हम इससे बड़ा कर सकते हैं। इसमें स्वर मिला करके क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो ये जो हलंत वाली जो ध्वनि है, जब इसे लिपिबद्ध करेंगे, ये जो रहेगी, इसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसका हम खंड नहीं कर सकते, ये क्या कहलाएगी? अक्षर कहलाएगी। वर्ण क्या कहलाएगी? वर्ण अपने आप में पूर्ण होता है, इसे तोड़ा जा सकता है, ये स्वर की सहायता से पूर्ण होता है, ये आधा नहीं होता। लेकिन अक्षर हमेशा क्या होता है? स्वरहीन होता है, हमेशा हलंत के साथ प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अब समस्या कहाँ आती है? जो वर्ण है और अक्षर है, इसमें समस्या कहाँ आती है? समस्या एक जगह आती है कि इसमें जो कुछ वर्ण है वो क्या है? वो अक्षर भी है और कुछ वर्ण भी है। यहां पे समस्या पैदा होती है। जैसे ये जो तीन जो वर्ण है, ये वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। कैसे? क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसे इससे छोटा नहीं कर सकते। हम आ है, इसको हम खंडित कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, लेकिन ए को हम इससे छोटा नहीं कर सकते, ई को इससे छोटा नहीं कर सकते, ऊ को इससे छोटा नहीं कर सकते, इसे हम खंडित नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है? ये अक्षर कहलाएंगे। और ये वर्ण भी हैं। वर्ण क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है, ये आधे नहीं है, ये लगड़े नहीं है, ये सीधे खड़े हुए हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसलिए वर्ण को सीधा खड़ा होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। सॉरी, वर्ण क्या होता है? सीधा तब खड़ा होता है जब उसे स्वर की सहायता होती है। तो ये अपने आप सीधे खड़े हैं, तो इसलिए वर्ण भी हैं और ये व्यंजन भी हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं जो वर्ण है उन्हें कहा जाता है अक्षर है, कहीं जो अक्षर है उन्हीं को कहा जाता है वर्ण और अक्षर एक ही है। ये रहे वर्ण, ध्वनि, अक्षर शब्दों के अर्थ। अब हम आ जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला, वर्णमाला सामान्य सी परिभाषा है। अभी जो हमने देखा ध्वनि संरचना, वर्ण संरचना या वर्णमाला।
वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लगा देना, एक संरचना में फिट बैठा देना, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। कैसे? जैसे हिंदी में क्या होता है? हिंदी में सबसे पहले स्वर आएगा, फिर व्यंजन आएगा, फिर आगे क्रम से आएंगे सब। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी में वावेल और जितने भी हैं स्वर और व्यंजन जो है उनको क्या कर देते हैं? उनको खिचड़ी बना देते हैं, एक ही में प्रयुक्त कर देते हैं। लेकिन हिंदी में ये नहीं है। हिंदी में क्रम से आते हैं, पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। स्वर में भी क्या आते हैं? पहले ह्रस्व स्वर आते हैं, फिर दीर्घ स्वर आते हैं। व्यंजन में भी क्या आते हैं? पहले अल्प प्राण आते हैं, फिर महाप्राण आते हैं। इस तरह से क्रम इनका निर्धारित है, इसीलिए इन्हें एक व्यवस्थित क्रम के साथ रख देना, व्यवस्थित संरचना के साथ इनका निर्माण कर देना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में ध्वनियों के कुल कितने भेद होते हैं? हमेशा प्रश्न पूछता है। हिंदी में जो ध्वनियां हैं उनके कुल 2 भेद माने गए, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि 2 भेद माने गए। कौन कौन? पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। जितने भी व्याकरणाचार्य हैं सबने लगभग 2 ही माने। कामता प्रसाद गुरु भी 2 ही मानते हैं, वासुदेव नंदन भी 2 ही मानते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे जी भी 2 ही मानते हैं। लेकिन मेरे अनुसार एक और किया जा सकता है, कर सकते हैं तर्क के आधार पे। तीसरा जो विभाजन हो सकता है अयोगवाद। कैसे होगा ये हम जब अयोगवाद पढ़ेंगे वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसे ध्वनियों का तीसरा भेद मान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है अलग रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और मात्रा के आधार पे, सारे आधारों पे हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।